बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम है उत्पादन, फलन व साधन के प्रतिफल, या किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हो सकता है। उत्पादन फलन बेसिकली चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जो है दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए, तब जाके ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को समझने के लिए, वो क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, आपको ये समझना है कि जो समय अवधि जो होती है ना, समय अवधि, ये आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है, इसको ज़रा समझिए बेटा। अल्पकाल का मतलब होता है कि समय बहुत कम है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। शॉर्ट रन का मतलब टाइम जो है आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम है, और लॉन्ग रन का मतलब होता है कि समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि इतना होगा तो वो अल्पकाल माना जाएगा, इतना होगा तो वो दीर्घकाल माना जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। बस दीर्घकाल का मतलब एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये सब क्या है? ये सब जो है बेटा दीर्घकाल है। दीर्घकाल का मतलब हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। अल्पकाल 5 साल, 10 साल, 20 साल। अल्पकाल का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। अब वो कितना कम ये नहीं पता, वो एक दिन भी हो सकता है, वो एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो। अच्छा, तो समय अवधि दो प्रकार की होती है, एक अल्पकाल जिसमें हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और एक दीर्घकाल जिसमें हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो संसाधन होते हैं, ये जो है ये क्या होते हैं, किस चीज़ को हम संसाधन कहते हैं। आप लिखेंगे हर वह वस्तु व सेवा जो दूसरी वस्तु व सेवा को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, संसाधन कहलाती है। हर संसाधन कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जिस भी वस्तु सेवा की मदद से हम अदर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो वो चीज़ बेटा संसाधन कहलाएगी। जैसे कि अगर इसको एक मैं कॉमन सेंस में आपको समझाऊं, आपको बेटा पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए, ये चाहिए ना, बिना इसके तो पढ़ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आपके संसाधन हैं ये। ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर एक उत्पादक को उत्पादन करना है, अगर एक उत्पादक को उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो बेटा उसके लिए संसाधन है, जिसकी मदद से वो उत्पादन करेगा। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेटा पूरा जो डिफ़ाइन है वो है संसाधन के प्रकार। आपको ये समझना है कि संसाधन कितने तरीके के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि संसाधन जो है वो कितने तरीके के होते हैं। ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका मुद्दा क्लियर है इस चैप्टर का। संसाधन जो हैं वो बेटा दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्थिर संसाधन, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं परिवर्ती संसाधन। अब ये क्या होते हैं? इसको समझिए ज़रा। स्थिर संसाधन और परिवर्ती संसाधन कौन से होते हैं? आप लिखेंगे कि वह संसाधन
जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा स्थिर संसाधन। और यहाँ पे लिखेंगे कि वह संसाधन जिसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा परिवर्ती। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो ये संसाधन जो होते हैं, संसाधन कह लीजिए बेटा या कारक कह लीजिए, ये एक ही चीज़ होती है। किसी किसी बुक में कारक भी लिखा रहता है, ठीक है? तो स्थिर कारक भी लिखा हो सकता है या परिवर्ती कारक भी लिखा हुआ हो सकता है। कारक या संसाधन एक ही चीज़ होती है। तत्व क्या है? कारक मतलब फैक्टर या रिसोर्सेज एक ही चीज़ है। अच्छा, तो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया, अल्पकाल का मतलब समय बहुत कम है, दीर्घकाल का मतलब समय बहुत ज़्यादा है। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वह संसाधन जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई इसका मतलब ये है, ये दीर्घकाल में मिलते हैं, ये दीर्घकाल में मिलते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। मैंने बोला इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये अल्पकाल में तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि अल्पकाल में तो हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। और रही बात इसकी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बनाने में टाइम नहीं लगता, अभी चाहिए तो अभी मिल जाएगा। तो ये वाले जो संसाधन होते हैं इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो संसाधन होते हैं बेटा, ये आपके अल्पकाल व दीर्घकाल ये दोनों में मिल जाएंगे। ये अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों में उपलब्ध होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? दोनों में उपलब्ध होते हैं। भाई ये मैंने बोला परिवर्ती साधन वो हैं जिसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तो मतलब ये चीज़ हमें अल्पकाल में मिल जाएगी। अल्पकाल मतलब अगर हमारे पास समय कम है फिर भी मुझे परिवर्ती साधन मिल जाएंगे, और जब जो चीज़ कम समय में मिल रही है वो बड़े समय में मिल ही जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो परिवर्ती साधन तो अल्पकाल दीर्घकाल दोनों में मिलते हैं, लेकिन स्थिर वाला जो है वो केवल बेटा दीर्घकाल में मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जैसे कि लाइक मेरे को कोई मशीन बनानी है या कोई बिल्डिंग बनानी है, इमारत कैसे लिखते हैं? बड़ी थोड़ी आएगी। इमारत, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मशीन बनानी है, तो ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है बेटा स्थिर के। और इसके उदाहरण क्या है? कच्चा माल है, श्रमिक है, कच्चा माल, श्रमिक, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी लिख सकते हो, पावर, फ्यूल वगैरह, कुछ जो मर्जी, पावर, फ्यूल, जो भी आपको चाहिए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? परिवर्ती के। अगर ये मुद्दा आपको समझ में आ गया तो बेटा आपको इस चैप्टर को करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि संसाधन कितने तरीके के होते हैं और कौन सा संसाधन कम मिलेगा। एक होते हैं स्थिर, एक होते हैं परिवर्ती। स्थिर वाला जो है इसको बनाने में टाइम लगता है। अबे बिल्डिंग बनानी है मुझे, तो मैं चाहता हूँ अभी मुझे बिल्डिंग मिल जाए, अभी थोड़ी ना मिलेगी। बिल्डिंग बनाने में भाई 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगते हैं। तो ये वो संसाधन है जो केवल दीर्घकाल में मिलेंगे, ये अल्पकाल में नहीं मिलते। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट, यह अल्पकाल में नहीं मिलते, ये केवल दीर्घकाल में ही मिलेंगे, क्योंकि इनको बनाने में टाइम लगता है। और रही बात इसकी, मैंने बोला ये तो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में मिलेंगे, क्योंकि इसको बनाने में टाइम नहीं लगता। अगर मुझे अभी कच्चा माल चाहिए मैं अभी खरीद के ला सकता हूँ, अभी मेरे को श्रमिक कम पड़ गए अभी हायर कर लूँगा, जो भी चीज़ है ये अभी चाहिए अभी मिल जाएगी। तो पूरा जो चैप्टर है हमारा वो इसी के ऊपर डिफाइन है बेटा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। मैंने आपको सिर्फ 2 टर्म बताई है, पहला है टाइम पीरियड क्या होता है और दूसरा संसाधन क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, 2 वर्ड को समझना है ज़रा। पहला जो है बेटा ये है इनपुट। इनपुट को क्या कहते हैं? इनपुट को कहते हैं आगत। और दूसरा जो वर्ड होता है ये होता है आउटपुट। आउटपुट को क्या कहते हैं? आउटपुट को कहते हैं निर्गत। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है कच्चा माल। और आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है तैयार वस्तु। ठीक है,
हम क्या करते हैं, कच्चे माल को तैयार माल में, या तैयार माल लिख सकते हो या तैयार वस्तु लिख सकते हो, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। भाई अगर कोई भी वस्तु अगर बनानी है तो भाई वस्तु को बनाने के लिए पहले कच्चा माल लाना पड़ता है, रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, फिर हम उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल है आपका। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं तकनीक की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो बिना तकनीक के हम बेटा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी कैसी भी हो सकती है, मशीन का यूज़ कर सकते हो, लेबर का यूज़ कर सकते हो, श्रम प्रदान, पूंजी प्रदान कैसी भी हो सकती है, श्रम प्रदान हो सकती है, पूंजी प्रदान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेबर, मशीन, कुछ भी। लेकिन बिना तकनीक आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा जैसे बेटा मैंने आपको ये बताया, ये सब संसाधन होते हैं, ये वाले, ये सब जो संसाधन मैंने आपको बताए। इसी तरीके से संसाधन जो हैं, आप ये भी कह सकते हो संसाधन और क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे बेसिकली जितने भी ये हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं बेटा, स्थिर साधन और परिवर्ती साधन, या हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, एक उत्पादक को अगर हम निचोड़ें तो बेसिकली 4 चीज़ें ऐसी हैं स्थिर और परिवर्ती के अंदर जो उसको चाहिए होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो होती है भूमि। अब भाई प्रोडक्शन करनी है तो सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए। दूसरा चाहिए होता है श्रम, ये बेटा एक स्थिर साधन होता है, ठीक है। दूसरा होता है श्रम, श्रम का मतलब होता है लेबर, ये एक परिवर्ती साधन होता है, जब चाहे मैं बदल सकता हूँ। भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, और चौथा जो वर्ड होता है वो होता है उद्यमी या उद्यम, ये भी एक तरीके से कह सकते हो परिवर्ती है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी के अनुसार चेंज कर सकता हूँ। और उद्यमी कौन है, उद्यमी एक व्यक्ति होता है जिसने अपना काम स्टार्ट किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ये 4 चीज़ें जो होती हैं इसको बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, संसाधन कहते हैं, या उत्पादन के साधन भी आप इसको कह सकते हो। अब मैंने क्या बोला, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक का जो नाम है ये है उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन, मैंने आपको ये बोला कि बेटा हम अपने इनपुट को क्या करते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, तकनीक की मदद से। बिना तकनीक के हम अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले उत्पादन फलन का अर्थ लिखेंगे कि उत्पादन फलन दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। आगतों और निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। ऊपर ही आ जाइए। मैंने बोला एक वर्ड होता है इनपुट जिसको आगत कहते हैं, जिसमें हम आते हैं कच्चा माल। एक वर्ड होता है बेटा आउटपुट जिसको हम निर्गत कहते हैं, ठीक है, जिसको हम निर्गत कहते हैं, जिसमें आती है तैयार माल जो हम कच्चे माल को बदलते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा इनपुट होगा आउटपुट उतना ज़्यादा होगा। अबे भाई जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल लाओगे उतनी ज़्यादा वस्तु बनेगी, जितना कम होगा उतना कम बनेगी। सिंपल सी बात है। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष। ज़्यादा लाओगे तो ज़्यादा होगा, कम लाओगे तो कम होगा। मतलब कि हमारा जो आउटपुट है, जो वस्तु बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, ये हमारे इनपुट पे डिपेंड होता है। हमारा जो आउटपुट है, कितनी वस्तु बनेगी, ये इनपुट पे डिपेंड है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है, कितने संसाधन है, क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उत्पादन फलन क्या है,
कह रहा है उत्पादन फलन दी हुई तकनीक के अंतर्गत जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करोगे। आगत होते हैं इनपुट और निर्गत होते हैं आउटपुट। आगतों और निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इसको बेटा इस तरीके से लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एफ। भूमि को क्या कहते हैं, भूमि को कहते हैं लैंड, श्रम को कहते हैं लेबर, पूंजी को कहते हैं कैपिटल और उद्यमी को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब ये हुआ, Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है बेटा उत्पादन। ठीक है, कि आपका जो उत्पादन है वो आपका भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मांग फलन पढ़ा था, पूर्ति फलन पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो उत्पादन है ना, वो हमारा जो उत्पादन है वो निर्भर कर रहा है किस पे, इन चारों चीज़ों पे। ये क्या है बेटा, ये हमारा इनपुट, ये हमारे इनपुट्स हैं। हमारा जो आउटपुट है वो हमारे इनपुट आगत के ऊपर जो है निर्भर कर रहा है। और ये F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है बेटा फलन। फलन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे इनपुट के अंदर चेंज आया, अगर मेरे इनपुट के अंदर चेंज आया, इनपुट कौन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, कच्चा माल, ये सारी चीज़ें, कि अगर मैंने इनको बढ़ा दिया तो उससे मेरे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, क्या होगा, उस चीज़ को उत्पादन फलन बताता है। तो इसकी जो, ये बेटा बहुत बारी पूछा जाता है कि उत्पादन फलन क्या होता है, तो आप लिखेंगे उत्पादन फलन जो है, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी दी हुई है उसके अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच भौतिक, हाँ जी, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी फलन के निर्गत और आगत के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तक ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, तकनीक तो लिखनी पड़ेगी ना बेटा। आगत और निर्गत के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, वो थोड़ा आधा अधूरा हो जाएगा। ठीक है, संबंध को तो दर्शाते हैं, लेकिन बेटा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो तकनीक का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो लिखना पड़ेगा। गलत नहीं होगा, लेकिन तकनीक अगर लिख दोगे तो पूरा ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के प्रकार ये हमको समझना है बेटा, कि उत्पादन फलन कितने तरीके का होता है, क्योंकि संसाधन 2 तरीके के होते हैं, क्योंकि संसाधन 2 तरीके के होते हैं, इसलिए बेटा उत्पादन फलन भी 2 तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। बहुत ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अभी ऊपर वो जो संसाधन बताया था, स्थिर वाले में मैंने क्या बताया बेटा, स्थिर वाले में मैंने क्या बताया कि भाई ये तो दीर्घकाल में मिलेंगे, ये अल्पकाल में नहीं मिलते, ये तो फिक्स रहते हैं अल्पकाल में नहीं बढ़ा सकते हम इसको, परिवर्ती वाले दोनों में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे दोनों में लिखेंगे इसी तरीके से, Q इज इक्वल टू एफ, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, लिखेंगे तो ऐसे ही बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, Q इज इक्वल टू एफ, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है बेटा, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ ये क्या है बेटा, अल्पकालीन। अल्पकाल में हम कौन सा साधन नहीं बदल सकते, स्थिर वाला, वो नहीं बदल सकते हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वो तो दीर्घकाल में मिलेगा। अल्पकाल में केवल कौन सा बदला जा सकता है, परिवर्ती वाला। यह उत्पादन फलन, यह उत्पादन फलन यह बताता है कि हमारा उत्पादन, या इसको निर्गत भी कह सकते हो आप, आउटपुट भी कह सकते हो, हमारा उत्पादन अल्पकाल में केवल और केवल परिवर्ती साधन पर निर्भर करता है, परिवर्ती साधन पर निर्भर करता है।
स्थिर पर नहीं, स्थिर पर नहीं, ये बेटा ये बता रहा है। क्योंकि बेटा हम अल्पकाल के अंदर स्थिर साधनों को नहीं बदल सकते, अल्पकाल के अंदर केवल परिवर्ती वाले साधन ही बदल सकते हैं। तो हम अपना अगर अपना उत्पादन बढ़ाना है अल्पकाल के अंदर, तो मुझे स्थिर वाले साधन तो मैं बढ़ा ही नहीं सकता, मैं बढ़ाना भी चाहूँ तो भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अल्पकाल में मेरे पास समय कम है। अगर अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाली लाइन, अगर मुझे अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाना है, अगर मुझे अल्पकाल में उत्पादन जो है बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है बेटा परिवर्ती साधन जो है ये बढ़ाने पड़ेंगे, स्थिर वाले नहीं। स्थिर वाले तो बढ़ ही नहीं सकते, मैं बढ़ाना भी चाहूँ तो भी नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह उत्पादन फलन यह बताता है कि हमारा उत्पादन या निर्गत भी कह सकते हो। अब हम बेटा दीर्घकाल की बात करें, दीर्घकाल में तो बेटा बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब दीर्घकाल में कौन कौन से संसाधन मिल सकते हैं, देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई ये वाला जो है स्थिर, ये कब मिलेगा, ये मिलेगा बेटा दीर्घकाल में, और ये वाला कब मिलेगा, ये तो दोनों में मिलेगा बेटा, ये तो अल्प में भी मिलेगा, दीर्घ में भी मिलेगा। मतलब दीर्घकाल में तो दोनों ही अवेलेबल हैं, स्थिर भी अवेलेबल है और परिवर्ती भी अवेलेबल है। दीर्घकाल में हमें दोनों मिल सकते हैं, दीर्घकाल में हम दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो ये उत्पादन फलन ये बताता है कि हमारा उत्पादन दीर्घकाल में स्थिर व परिवर्ती दोनों साधनों पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर बेटा मुझे दीर्घकाल के अंदर लॉन्ग रन में, मतलब 4-5 सालों के अंदर, अगर दीर्घकाल में मुझे अपना उत्पादन अगर बढ़ाना है, तो मैं परिवर्ती वाले जो साधन हैं वो तो बढ़ा ही सकता हूँ, अल्पकाल में भी दीर्घकाल में भी। लेकिन दीर्घकाल में मैं स्थिर साधन भी बढ़ा सकता हूँ बेटा, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर क्या होता है, दीर्घकाल के अंदर तो स्थिर साधन बढ़ सकते हैं। मतलब मैं अगर मशीनें लाना चाहूँ, बिल्डिंगें बनवाना चाहूँ, दीर्घकाल के अंदर एक मशीन की जगह 10 मशीनों के साथ काम करना चाहूँ, 10 की जगह 50 मशीनों के साथ करना चाहूँ, अपनी 10-10 ब्रांचें खोलना चाहूँ, सब कर सकता हूँ, क्योंकि दीर्घकाल में मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दीर्घकाल में हमारा जो उत्पादन है वो बेटा दोनों साधनों पे निर्भर करता है, जबकि अल्पकाल में केवल परिवर्ती पे निर्भर करता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो रूल लागू होता है बेटा, यहाँ पे अल्पकाल के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, उस रूल को कहते हैं परिवर्ती। मतलब कि जब मैं अल्पकाल में अपना उत्पादन बढ़ा रहा हूँ, किसकी मदद से, परिवर्ती साधनों की मदद से, तो उस स्थिति में जो रूल लागू हो रहा है उसको क्या कहते हैं, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, ये कहते हैं बेटा इसको, या इसका दूसरा नाम है, और इसको जो दूसरा नाम है बेटा इसको कहते हैं एक साधन के प्रतिफल। एक साधन के प्रतिफल, क्योंकि यहाँ पे कितने साधन बदल रहे हैं, केवल एक बदल रहा है, परिवर्ती, स्थिर वाला यहाँ पे नहीं बदल रहा। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें, दीर्घकाल में तो दोनों ही बदल रहे हैं, स्थिर भी और परिवर्ती भी। तो यहाँ पे जो रूल लागू होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल का नियम, यहाँ पे मैं दोनों साधनों को बदल रहा हूँ। तो दो तरीके के रूल होते हैं, कौन कौन से, पहला जो होता है वो होता है परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, या परिवर्ती अनुपात भी लिखा हो सकता है, या परिवर्ती साधन भी लिखा हो सकता है बेटा, कई सारे नाम हैं इसके, परिवर्ती अनुपात, परिवर्ती साधन, एक साधन के प्रतिफल, कुछ भी लिखा हो सकता है, ये सब एक ही चीज़ है।
और दूसरा जो है बेटा वो है पैमाने के प्रतिफल का नियम। मतलब कहने का बेटा मतलब ये है, मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं अपना इनपुट के अंदर अगर मैं परिवर्तन करूँगा, अगर मैं अपने इनपुट के अंदर परिवर्तन करूँगा, इनपुट क्या है बेटा, कच्चा माल, साधन, स्थिर, परिवर्ती, ये इनपुट है, तो उससे मेरा आउटपुट जो है, इनपुट में परिवर्तन करने से आउटपुट में परिवर्तन होगा। ठीक है, इनपुट में परिवर्तन करने से आउटपुट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। आउटपुट क्या भैया, अगर ज़्यादा इनपुट लाऊंगा तो ज़्यादा आउटपुट होगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा रॉ मटेरियल ज़्यादा आउटपुट। तो इस चीज़ को जो दिखाता है कि भाई इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में चेंज होता है, इसको कहते हैं प्रतिफल के नियम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्रतिफल के नियम, जो आपको ये बताता है कि इनपुट में चेंज होने की वजह से आउटपुट में जो है कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना उत्पादन बढ़ा, वो प्रतिफल के नियम होते हैं। और प्रतिफल के नियम दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया। और दूसरा जो होता है वो होता है पैमाने के प्रतिफल का नियम। डिफरेंस क्या है बेटा दोनों में? डिफरेंस ये है दोनों में कि जो ये है, जिसको एक साधन के प्रतिफल का भी नियम कहते हैं, ये आपको अल्पकाल में इंफॉर्मेशन देता है कि अल्पकाल में अगर आप परिवर्ती साधन बढ़ाओगे, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है कि अगर अल्पकाल में आप परिवर्ती साधन बढ़ाओगे, अगर परिवर्ती वाले बढ़ाओगे तो उत्पादन जो है वो कितना बढ़ेगा, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जबकि ये क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा, ये दीर्घ काल में अप्लाई होता है। दीर्घ काल में ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है कि सभी साधन, क्योंकि दीर्घकाल में तो सभी बदल सकते हैं, स्थिर भी और परिवर्ती भी, सभी साधन अगर हम बढ़ा दें तो फिर उत्पादन में जो है कितना चेंज आएगा, कैसा चेंज आएगा, ये बेटा उसको बताता है। तो अगर ये बेटा इन दोनों में से गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, या तो परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम या पैमाने के प्रतिफल का नियम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में ये फिक्स क्वेश्चन है। आप इसको चाहो तो घर से भी लिख के लेके जा सकते हो, ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, इस बात की गारंटी है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, यही आता है इसके अंदर। अच्छा जी, ठीक है, इतनी बकवास समझ में आ रही है कि साधन क्या होते हैं, टाइम क्या होता है, स्थिर साधन क्या होते हैं, परिवर्ती वाले क्या होते हैं, इनपुट में चेंज होने की वजह से आउटपुट में चेंज होता है, इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगा, उत्पादन फलन क्या होता है, 2 तरीके का होता है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन क्या बताता है, दीर्घकालीन क्या बताता है, और ये प्रतिफल के नियम क्या होते हैं। प्रतिफल के नियम आपको ये बताते हैं बेटा कि अगर इनपुट में चेंज हुआ तो आउटपुट में कितना चेंज होगा। ये 2 तरीके का है, परिवर्ती अनुपात, जिसको एक साधन का नियम भी कहते हैं, और दूसरा है पैमाना। दोनों में डिफरेंस बस इतना है बेटा कि ये अल्पकाल में लागू होता है, ये दीर्घकाल में। परिवर्ती वाला ये बताता है कि अगर परिवर्ती साधनों को बदलोगे तो उत्पादन में कितना चेंज आएगा, और दीर्घकाल वाला ये बताता है कि भाई सभी साधन अगर बदल दोगे तो उत्पादन में कितना चेंज आएगा। अब इन दोनों ही कॉन्सेप्टों को समझने के लिए, चाहे अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, इनके लिए आपको बेटा 3 वर्ड को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला जो वर्ड होता है बेटा उसको कहते हैं टीपी, इसको टीपीपी भी कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है बेटा वो है एपी, इसको एपीपी भी कहते हैं। और तीसरा जो वर्ड है वो है एमपी, इसको एमपीपी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है भाई ये सब क्या दिक्कतें हैं, टीपी, पीपी, एपी, एमपी, ये क्या दिक्कत आ गई हैं? इनको समझने के लिए चाहे हमें ये दोनों चीज़ें पढ़नी है कि परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम क्या होता है और पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है, तो ये आपको तब समझ में आएगा जब ये 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड है बेटा। पहला वर्ड ये है टीपी, जिसको टीपीपी भी कहते हैं, एपी जिसको एपीपी भी कहते हैं, और तीसरा है एमपी जिसको एमपीपी भी कहते हैं। तो जब आपको ये तीनों वर्ड पता होंगे कि ये क्या होते हैं, तभी जाके आप
परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है ये आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीपी एपी एमपी के अंदर टीपी क्या होता है, फिर हम बात करेंगे एपी क्या होता है, फिर हम बात करेंगे एमपी क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुल उत्पाद की। टीपी को हम क्या कहते हैं, टीपी का या टीपीपी का, इसका हिंदी में नाम क्या है, इसका हिंदी में नाम है कुल उत्पाद, या आप इसको जो है बेटा कुल भौतिक उत्पाद भी कह सकते हो। कुल उत्पाद या कुल भौतिक उत्पाद एक ही चीज़ होती है। अब ये क्या है इसको समझिए, बहुत इजी चीज़ है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। भाई कुल उत्पाद या कुल उत्पादन कह सकते हो, उत्पाद या उत्पादन कुछ भी कह सकते हो। टोटल प्रोडक्शन को ये बता रहा है। भाई मान लीजिए ये जो है ये है, मान लीजिए ये कंपनी है, सबा की है, ठीक है। सबा के पास एक मशीन है, 10 श्रमिक हैं, एक मशीन है और 10 श्रमिक हैं इसके पास, ठीक है। ये स्थिर साधन है बेटा, ये परिवर्ती साधन है। तो दोनों तरीके के साधन हैं इसके पास, स्थिर भी है परिवर्ती भी है। तो ये कौन सा साधन है, ये है स्थिर साधन, और ये कौन सा है, ये है आपका, ये आपका परिवर्ती। ये वाला कौन सा है, ये है परिवर्ती। तो कुल उत्पादन का मतलब क्या होगा बेटा, आप खुद सोचो। इसका मतलब ये है कि भाई सबा ने जितने भी उसके पास स्थिर साधन थे और जितने भी उसके पास परिवर्ती साधन थे, स्थिर और परिवर्ती साधनों की मदद से उसने जो है टोटल कुल कितना उत्पादन किया है, उसने जो है टोटल कुल कितना उत्पादन किया है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम बोलेंगे कुल उत्पाद। जैसे कि मान लीजिए इसने जो है 100 वस्तु बना दी, इसने जो है 100 वस्तु बना दी, एक मशीन और 10 श्रमिक की मदद से इसने जो है 100 वस्तु अगर बना दी, तो 100 वस्तु इसका क्या कहलाएगा, 100 वस्तु इसका कहलाएगा बेटा कुल उत्पाद या कुल उत्पादन। और इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, कुल उत्पाद का मतलब क्या है कि एक फर्म के पास, ये एक फर्म है, एक फर्म के पास जितने भी संसाधन हैं स्थिर या परिवर्ती दोनों, उन दोनों का यूज़ करके उसने कितना प्रोडक्शन किया टोटल, वो बेटा टीपी है, कुल उत्पाद है या कुल भौतिक उत्पाद है। दूसरा जो वर्ड है वो है एपी या एपीपी। अब ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं औसत उत्पाद, या इसको जो है औसत भौतिक उत्पाद ये भी कह सकते हो, औसत उत्पाद या औसत भौतिक उत्पाद। अब ये क्या होता है ये समझिए। मैंने बोला ये एक फर्म थी सबा की, ठीक है। तो सबा की ये फर्म है, एक मशीन थी इसके पास और 10 श्रमिक थे इसके पास, ठीक है। टोटल कितना उत्पादन कर रहे थे बेटा, ये टोटल जो उत्पादन कर रहे थे, अब मैं टीपी लिखूंगा, ठीक है। टोटल ये 100 वस्तु बना रहे थे। कितनी बना रहे थे बेटा, ये टोटल 100 वस्तु बना रहे थे ये। तो अगर मैं सबा से पूछूं कि सबा एक श्रमिक कितना बना रहा है, एक के बारे में बताओ भाई, एक श्रमिक कितना आपको बना के दे रहा है, कितना उत्पादन करके दे रहा है, तो सबा क्या करेगी कि 100 वस्तु बन रही है टोटल और 10 श्रमिक थे मेरे पास, तो सबा क्या करेगी 100 को 10 से भाग कर देगी, 1 0 से 1 0 इज इक्वल टू 10। ये क्या आया 10 वस्तु। ये 10 वस्तु क्या आया है, ये 10 वस्तु ये आया है कि एक श्रमिक सबा को कितना उत्पादन करके दे रहा है। एक श्रमिक, मशीन की यहाँ बात नहीं चल रही है बेटा, परिवर्ती साधन की बात चल रही है। एक परिवर्ती साधन आपको कितना आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, उसको एपी कहते हैं या एपीपी कहते हैं, औसत उत्पाद। भाई 10 तो मिलके 100 बना ही रहे हैं, एक कितना बना रहा है ये बताओ। तो एक श्रमिक कितना आपको उत्पादन करके दे रहा है, वो बेटा आपका औसत उत्पाद कहलाता है। चलो जी ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो है एमपी या एमपीपी। अब ये क्या होता है इसको समझिए। एमपी या एमपीपी ये क्या होता है। एमपी या एमपीपी को समझने के लिए इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं
सीमांत उत्पाद, या आप इसको जो है सीमांत भौतिक उत्पाद ये भी कह सकते हो, सीमांत उत्पाद या सीमांत भौतिक उत्पाद। अब ये क्या है ये समझिए। इसको समझने के लिए दो चीज़ें ले लीजिए, एक ले लीजिए अल्पकाल और एक ले लीजिए दीर्घकाल। ठीक है, एक ले लीजिए अल्पकाल और एक ले लीजिए दीर्घकाल। वही एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक फर्म है, सभा के पास एक मशीन है और 10 श्रमिक थे बेटा इसके पास। तो टोटल कितना उत्पादन हो रहा था? तो टोटल उत्पादन हो रहा था 100 वस्तु का। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मशीन क्या है बेटा? मशीन स्थिर साधन है। लेबर क्या है? श्रमिक, ये परिवर्ती साधन है। तो अभी मैंने ऊपर आपको समझाया कि भाई अल्पकाल में कौन सा बदल सकता है? केवल परिवर्ती वाला, स्थिर वाला नहीं बदल सकता। तो अगर सभा एक मशीन ही रहने दे लेकिन श्रमिक जो है 10 से 11 कर दे, सिर्फ एक बढ़ा दे, सिर्फ एक, तो अब जो आउटपुट क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 110 वस्तु। मतलब कि सब कुछ पहले जैसा ही है, बस इसने एक श्रमिक एक्स्ट्रा लगा दिया, सिर्फ एक, ना तो 2 ना 3 या 5, सिर्फ एक। उस एक श्रमिक के लगने से 10 वस्तु ज़्यादा बन रही है, सिर्फ एक श्रमिक के लगने से। तो बेटा यहाँ पे अगर मेरे को एमपी निकालना है तो एमपी का जो सूत्र होता है ये होता है TPN माइनस 1, ये इसका सूत्र होता है। अब ये क्या कह रहा है ये समझिए। ये कह रहा है कि भाई अभी कितना उत्पादन हो रहा है? 110 वस्तु का, और n-1 का मतलब जब ये एक श्रमिक नहीं था तब कितना हो रहा था? तब हो रहा था 100 वस्तु का। तो कितना आ जाएगा बेटा? 10। तो MP कितना आ गया? MP आ गया 10। MP कितना आ गया? 10 के एक परिवर्ती साधन एक्स्ट्रा लगाने से जो कुल उत्पादन पहले 100 हो रहा था वो कुल उत्पादन अब जो है 110 हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा श्रमिक लगाने से। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम दीर्घकाल की बात करें तो बेटा ऐसा भी हो सकता है, लाइक जैसे ये सभा है, ठीक है, एक मशीन थी। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अभी आपने फॉर्मूला बताया एमपी का, हाँ जी, ये भी तो लिख सकते हैं डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल। हाँ, वो भी लिख सकते हैं बेटा, ये एक ही चीज़ है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू, ये भी लिखा होता है किसी बुक में, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए इधर। एक श्रमिक 10 श्रमिक, एक मशीन और 10 श्रमिक थे, तो ये कितना उत्पादन कर रही थी? तो ये उत्पादन कर रही थी 100 वस्तु का। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल में तो बेटा सभी बदल सकते हैं, मशीन भी बदल सकती है ये जो स्थिर साधन है, और श्रमिक भी बदल सकती है। मान लो अब इसने बेटा 10 मशीन कर दी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 मशीन कर दी, 12 लेबर कर दी, 10 मशीन कर दी, 12 श्रमिक कर दी, और अब जो उत्पादन हो रहा है, अब उत्पादन हो रहा है 1000 वस्तु का। अब तो दोनों ही साधन बदल दिए इनने। तो अगर मैं अब यहाँ पे एमपी निकालूं तो कितना आएगा? 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900, इज इक्वल टू 900, ये आ जाएगा आपका एमपी। कि जब आपके पास एक मशीन थी और 10 श्रमिक थे तो इतना हो रहा है। या मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है मान लीजिए अब मेरे पास जो है बेटा 2 मशीन हो गई और 12 लेबर हो गए, तो मेरा जो है 1000 वस्तु का उत्पादन हो रहा है। तो एमपी कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 900। बट एमपी की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अल्पकाल और दीर्घकाल। एमपी की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से, अल्पकाल के उससे ही डिफाइन करेंगे, परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है
जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे जो है सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो ये 3 वर्ड आपको समझने हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, टीपी, एपी, एमपी, टीपी, एपी, एमपी, टीपी, एपी, एमपी। अगर आपको ये समझ में आएगा ये तीनों वर्ड, इन्हीं तीनों वर्ड की मदद से हम परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है उसको जो है बेटा हम यहाँ पे समझेंगे। इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है टीपी और एमपी में संबंध। सबसे पहला टीपी और एमपी में संबंध क्या होता है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला आप लिखेंगे, इसमें क्या होता है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है। मतलब जब टीपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है। ये बढ़ती दर से बढ़ना क्या होता है ये अभी हम आगे कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। जब टीपी घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है तो एमपी क्या होता है? तो एमपी जो है वो घटता है। और टीपी अधिकतम होता है, टीपी अधिकतम होता है जब एमपी 0 होता है। और चौथा जो इसके अंदर रिलेशन होता है वो होता है टीपी घटता है जब एमपी ऋणात्मक होता है। ये बेटा इसमें रिलेशन होते हैं। ये क्या है ये सब अभी हम आगे जब परिवर्ती वाला और वो पैमाने वाला जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये सब वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टीपी और एमपी में संबंध बताइए। बिल्कुल इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो है, हाँ डायग्राम वगैरह सब बनाऊँगा बेटा मैं। एपी और एमपी में संबंध बताइए, एपी और एमपी में संबंध बताइए। एपी और एमपी में कैसे संबंध होता है, तो ये भी 3 नंबर का आता है। तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहला कि जब एमपी एपी से अधिक होता है, जब एमपी एपी से अधिक होता है मतलब जब एमपी की वैल्यू एपी की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो एपी जो है वो बढ़ता है। ये सबसे पहला रिलेशन है। ये जब मैं आपको टेबल से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा आप लिखेंगे कि जब एमपी एपी से कम होता है, जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी जो है वो घटता है। और तीसरा लिखेंगे कि जब एमपी एपी के बराबर होता है, जब एपी के बराबर होता है तो एपी अधिकतम होता है, तो एपी अधिकतम होता है। और चौथा लिखेंगे कि शुरू में एमपी और एपी, शुरू में एमपी और एपी दोनों बढ़ते हैं, शुरू में एमपी और एपी दोनों बढ़ते हैं, परंतु एमपी एपी से पहले अपने न्यूनतम बिंदु एपी से पहले अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है। ये बेटा क्या कह रहा है, क्या बकवास चल रही है यहाँ पे, ये हमें एक टेबल से समझेंगे तो ये हमें समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आने वाला। बट ये तीनों में से ये जो मैंने आपको 2 रिलेशन बताए हैं, पहला जो है वो है टीपी और एमपी और दूसरा जो है वो है एपी और एमपी। इसमें से बेटा एक कंपलसरी एग्जाम में आता ही आता है 3 मार्क्स का, ठीक है।
अब ये क्या कह रहा है, एक टेबल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि भाई ये आखिर क्या कहना क्या चाहता है। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है जहाँ पे आप लिखेंगे साधन, ठीक है, और 3 कॉलम बनाएंगे बेटा। पहला बनाएंगे टीपी का, दूसरा बनाएंगे एपी का, और चौथा बनाएंगे एमपी का, ठीक है। एमपी का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। एपी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसने यहाँ पे हमने क्या करा, श्रमिक को टोटल जितना भी उत्पादन हुआ था उसको डिवाइड कर दिया था 10 से। तो एपी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा टीपी अपॉन में क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू जो है वो बेटा परिवर्ती साधन है, ठीक है। ये होता है एपी का फॉर्मूला। और टीपी क्या है बेटा, टीपी है कुल उत्पादन। 100 वस्तु बन रही थी, 10 श्रमिक बना रहे थे, तो मैंने 100 को 10 से डिवाइड कर दिया था। और वहीं पे अगर हम बात करें बेटा टीपी की, तो टीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एपी इंटू में क्यू, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। या टीपी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा सिग्मा एमपी, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। साधनों को बेटा यहाँ पे इस चैप्टर में क्यू से इंडिकेट किया जाता है, क्यू से कहते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक भी साधन नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे में साधन जो है वो बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे पास एक भी साधन नहीं था तो उत्पादन नहीं हो रहा था। जैसे ही एक साधन आया तो मेरे पास 2 का उत्पादन होने लगा, ठीक है। बेटा ये आपको यहाँ पे मैं जो नंबर लिख रहा हूँ किस तरीके से लिखने हैं वो ज़रा आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे नंबर आपको कुछ इस तरीके से लिखने हैं, जैसे मान लीजिए पहले मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 12, और फिर मैंने लिखा 20। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। और फिर मैंने लिख दिया 25, या नहीं पहले मान लो 20 तक समझिए। पहले मैंने क्या करा, पहले मेरा जो मन आया मैंने वो नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने 6 लिखा, कितने का गैप हुआ बेटा, 4 का गैप हुआ। इसके बीच में कितने का गैप हुआ, 4 का। फिर मैंने कौन सा नंबर लिखा, 12, कितने का गैप हुआ, 6। फिर मैंने कौन सा नंबर लिखा, 20, कितने का गैप हुआ, 8। मैंने क्या करा, गैप को बढ़ाते जाना है बेटा। आपको क्या करना है, गैप को बढ़ाते जाना है, ठीक है। क्यों बढ़ाते जाना है इसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। तो कैसे बन रही है ये टेबल ज़रा ध्यान से समझिए। पहले लिखा मैंने 2, फिर लिखा 6, फिर लिखा 12, फिर लिखा 20। यहाँ से यहाँ तक गैप बढ़ा। लास्ट गैप कितना लिया आपने, 8 का, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, जितना मन चाहे उतने नंबर लिख सकते हो गैप को बढ़ा के। मैंने 4 लिख लिए, बहुत है। आपका मन चाहे 5 6 7 जितने मन चाहे उतने लिख लो, लेकिन इतने नहीं लिखने, 4 नंबर बहुत हैं। फिर जो नंबर लिखने हैं वो घटते हुए लिखने हैं, मतलब 8 का गैप ले लिया था ना आपने। अब जो नंबर लिखने हैं वो 8 से कम गैप होना चाहिए। मतलब मान लो मैंने यहाँ 25 लिख दिया, तो 20 और 25 के बीच में कितना गैप हुआ, 5 का। फिर और कम लिख दीजिए, मान लो 29 लिख दिया, कितना गैप हुआ, 4 का। फिर और कम लिख दीजिए, कितना गैप हुआ, 29 से 31 लिख दिया, 2 का। अब गैप क्या हो रहा है, अब गैप घट रहा है। पहले बढ़ता हुआ गैप लेना है, फिर घटता हुआ गैप लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, 4 स्टेज बताइए ना मैंने बेटा आपको, ये 4 स्टेज मैंने आपको इसकी बताई है, टीपी और एमपी की। तो ये 4 स्टेज में ये बढ़ती हुई दर से बढ़ने का मतलब क्या है, गैप को बढ़ाना है। घटती हुई दर से बढ़ने का मतलब है गैप को घटाना है। फिर है अधिकतम में क्या करना है, जो नंबर लिखा हुआ है वही लिख दीजिए। 31 लिखा है, 31 ही लिख दीजिए। गैप को 0 कर दो, गैप को 0 करना है यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद इससे छोटा नंबर लिख दो जो भी आपका मन करे। मान लो मैंने 29 लिख दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये यहाँ पे बेटा ये टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। यहाँ पे ये अधिकतम है और यहाँ पे ये जो है गिर गया, घट गया। चारों अवस्थाएं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। नंबर किस तरीके से लिखने हैं रटना नहीं है बिल्कुल भी, ये तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, ये तो हमारे को फॉर्मूले पता है। ये कैसे आया, जो मन करे वो लिख सकते हो आप। पहले जैसे मान लो मैंने पहले लिख दिया 5, पहले बढ़ता हुआ गैप लिखना है, पहले बढ़ता हुआ गैप लिखना है। जैसे मान लो मैंने 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, कितने का गैप हो गया, 3 का। 13 लिख दिया, कितने का गैप हो गया, 5 का। 20 लिख दिया, ये हो गया बढ़ता हुआ गैप, ठीक है। अब घटता हुआ,
लास्ट कितना लिखा मैंने बेटा, लास्ट 7 का गैप लिखा है मैंने। अब जो नंबर लिखना है, मान लो 25 लिख दिया, 5 का गैप, 29 लिख दिया, 4 का गैप, 31 लिख दिया, 2 का गैप घटा दिया, फिर उतना ही गैप। मतलब मैं तो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 30 भी ले सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, मैं तो आपको एक बता रहा हूँ, जो मन चाहे वो नंबर लिख सकते हो। लेकिन नंबर लेने के किस तरीके से हैं, पहले बढ़ते हुए, फिर घटते हुए, फिर गैप 0 करना है और फिर घटाना है। इस तरीके से नंबर लिखने हैं ताकि हमारे जो संबंध हैं वो बन जाएं। अब हो गया बस हमारा क्वेश्चन। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एपी का फॉर्मूला होता है बेटा टीपी अपॉन में क्यू। इसको पूरे कॉलम को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इस कॉलम को, ये टीपी है, ये क्यू है, इसको इससे भाग करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2, 3, 4, 5, 5 एंड 4.8, 4.4, 3.9, 3.2, ये आ गया। एमपी कैसे निकलता है जरा ध्यान से समझेंगे। एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो कैसे निकलेगा? पहले तो 2 ही लिख दीजिए, फिर इसमें से इसको घटाना है 4, फिर इसमें से इसको घटाना है 6, फिर इसमें से इसको घटाना है 8। ठीक है, ऐसे ही सबको बेटा क्या करते हैं, घटाते जाते हैं, नीचे से घटाते जाएंगे। जैसे इसमें से इसको करेंगे, 29 में से 31 घटाना है तो बेटा माइनस का 2 आएगा। 31 में से 31 घटाओगे तो 0 आएगा। नीचे से घटाते जाना है, सारे नंबर नीचे से घटाते जाएंगे तो एमपी आ जाएगा। ये बेटा टेबल बन गई। अब ये टेबल जो है ऊपर हमारे जितने भी संबंध थे उसको फुलफिल कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है तो हमारा एमपी देखो बढ़ रहा है। यहाँ तक देखो 2, 4, 6, 8 टीपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है। टीपी जब घटती हुई दर से बढ़ रहा है, यहाँ पे टीपी जब घटती हुई दर से बढ़ रहा है तो एमपी बेटा घट रहा है। देखो 5, 4, 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टीपी जब अधिकतम है, अधिकतम का मतलब सबसे बड़ा नंबर है 31 यहाँ पे, तो एमपी 0 है। और टीपी घट गया, 29 हो गया जब एमपी ऋणात्मक हो गया। तो चारों संबंध यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट टीपी आपको वैसे ही लेना है। और रही बात इसकी, देखो ये वाले संबंध देखिए, जब एमपी एपी से अधिक होता है, यहाँ पे देखो बेटा, ये यहाँ 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है। तो यहाँ पे क्या है, एमपी की वैल्यू ज़्यादा है एपी की वैल्यू से। एमपी की वैल्यू जो है, एमपी की वैल्यू जो है वो एपी की वैल्यू से जो, एक मिनट रुको बेटा। अब यहाँ पे जो है एमपी की वैल्यू एपी की वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। देख लीजिए, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है। तो पहला संबंध क्या बोला था कि जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है। तो एपी देखो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एपी बढ़ रहा है, 2, 3, 4, 5 एपी बढ़ रहा है। और जब एमपी की वैल्यू कम होती है एपी की वैल्यू से, देखो ये 4 है तो ये 4.8 है, ये 2 है, ये कम, मतलब अब एमपी कम है तो एपी क्या हो रहा है, एपी घट रहा है ना। और जब बेटा एमपी और एपी दोनों बराबर हैं, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, जब एमपी और एपी दोनों बराबर हैं तो क्या कह रहा है, जब एमपी और एपी दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, क्या लिखवा दिया मैंने आपको, तो एपी अधिकतम होता है। ये मैंने आपको लिखवाया है, सही भी लिखवा दिया मैंने आपको, एक मिनट रुको ज़रा। जब एमपी बराबर होता है तो एपी जो है वो अधिकतम होता है। अच्छा, एक यहाँ पे भी बराबर है बेटा, एक यहाँ पे भी बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बराबर हो रहा है, एमपी इज इक्वल टू एपी। इस वाले को भूल जाइए, इस वाले को भूल जाइए। यहाँ देखो एपी में जो है सबसे बड़ा नंबर है बेटा 5, 5 के बाद सारे इसके छोटे नंबर हैं। तो ये टेबल जो है ऑटोमेटिकली सारे संबंध ऑटोमेटिकली आपको बता देगी। आपको बस क्या करना है, टीपी किस तरीके से लेना है ये आपको ध्यान रखना है बेटा। और जब इस डेटा को ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे आप, जब इसी डेटा को जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे तो आपके पास तीनों कर्व आ जाएंगे, टीपी, एपी और एमपी का। जैसे कि सबसे पहले अगर आप इसको प्लॉट करोगे टीपी को, तो आपके पास, मैं जल्दी में बना रहा हूँ, आपके पास जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा। ये आपका टीपी का कर्व बनेगा जब यहाँ पे डेटा सारा प्लॉट कर दोगे। दूसरा जो है वो है एपी। एपी का कैसे बनेगा, एपी का जो बनेगा वो बनेगा आपका इस तरीके से आएगा एपी का, ठीक है।
एमपी का कैसे बनेगा, एमपी का जो है पहले इधर जाएगा और उसके बाद ये जो है नीचे आ जाएगा एमपी। तीनों ग्राफ जो हैं वो इस तरीके से बन जाएंगे। एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, आप चाहो तो इस एमपी को ऐसे बना दीजिए, इस एमपी को जो है नीचे ले आइए। इसमें क्या होता है, जहाँ पे ये 0 है बेटा, वहाँ पे आपका जो टीपी है वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपका जो टीपी है वो जो है बेटा मैक्सिमम होना चाहिए। इस पॉइंट पे क्या है, ये एमपी कर्व है। इस पॉइंट पे क्या है, आपका एमपी 0 है, क्योंकि ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है, एक्स अक्ष पे टच कर रहा है तो 0 है। तो यहाँ पे आपका टीपी क्या है, अधिकतम है, उसके बाद क्योंकि गिर गया ये अधिकतम है। तो ये करना है आपको। इसके अंदर क्वेश्चन आता है टीपी, एपी और एमपी में तालिका और रेखा चित्र की सहायता से, तालिका और रेखा चित्र की सहायता से संबंध बताइए। ठीक है, तालिका और रेखा चित्र की सहायता से संबंध बताइए। तो ये आपको कर्व बनाना है। ये मैंने बेटा फ्री हैंड से बना दिया है, आपको फ्री हैंड से नहीं बनाना। यहाँ पे नंबर लेने हैं, यहाँ पे यही वाले नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये वाले नंबर यहाँ पे लेने हैं। साधन यहाँ पे आएंगे, यहाँ साधन आएंगे। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, ये कितने हैं, सबसे बड़ा नंबर देख लो 31 है, तो यहाँ पे लिख दो 5 10 15 20 25 30, ऐसे 5 का गैप ले लो और प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से जब प्लॉट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुलिंग ग्राफ आपका जो है बन जाएगा। ऐसे फ्री हैंड से मत बना देना वरना नंबर कट जाएंगे बेटा। तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, टीपी एपी एमपी में तालिका और रेखा चित्र के द्वारा से संबंध बताइए, या बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है। ये अगर वो बोले केवल टीपी और एमपी में संबंध बताइए, 3 नंबर का आ गया, तो नहीं बनाना ये तालिका रेखा चित्र। तालिका रेखा चित्र केवल तभी बनानी है जब वो पूछे, अदरवाइज नहीं बनाना। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, कहाँ गया यार, उत्पादन फलन 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये स्थिर साधन और परिवर्ती साधन क्या होते हैं, इसके उदाहरण, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी हमने वो नहीं पढ़ा, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम और ये आपका पैमाने के प्रतिफल का नियम, ये सब क्या होता है ये नहीं पढ़ा। अभी तो इन दोनों कॉन्सेप्टों को समझने के लिए टीपी एपी एमपी क्या होता है, सिर्फ आपने अभी इतना पढ़ा है कि टीपी एपी एमपी क्या होता है, क्योंकि इसका यूज़ उन दोनों नियमों को समझने में होगा। इतनी बकवास आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर को समझने के लिए। कल हम जो है परिवर्ती क्या होता है, पैमाना क्या होता है, क्या है ये नियम, उसके रिगार्डिंग जो है हम चर्चा करेंगे।